कोई जवाब देगा, क्यों लाया गया है मुझे यहाँ? महा दरवाज़ा बजाते बोली थी, खौफ आंखों में फैलता, अब जिस्म में सराहत करने लगा था। बाहर वो शख्स गाल लबों में दबाए सर तासर चेहरे पर सजाए बैठा था। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? मेरा पापा कमिश्नर है, मैं 2 मिनट में तुम्हें गायब करवा दूंगी। महा दरवाज़ा अपनी पूरी ताकत से बजाते बोली। वो पिछले आधे घंटे से दरवाज़ा पीट रही थी, मगर मजाल थी कि बाहर से कोई भी आवाज़ उसे सुनाई दे जाती। कोई है क्या? सुनाई नहीं दे रहा? बहरे हो गए हो? महा जोर से दरवाजे को ठोकर मारते बोली, फिर साइड पर जाते उस कमरे में रखे बेड पर बैठ गई। 10 मिनट ही गुजरे थे कि जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर महा ने सर उठाकर सामने देखा। कौन हो तुम और यहाँ क्यों लाए हो मुझे? महा बेड से उठते बोली थी और वो बहुत हिम्मत से खड़ी थी, क्योंकि अगर वो कमज़ोर पड़ती तो जाने सामने वाला शख्स क्या करता उसके साथ। मैं कौन हूँ तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। मैं क्या करने वाला हूँ ये तुम्हें ज़रूर जानना चाहिए। महा ने देखा उसके चेहरे पर अब निकाब नहीं था, लेकिन उसके सर पर अब भी हैट थी जो उसके आधे चेहरे को कवर कर रही थी। महा खान ने उसके स्याह होंठ देखे थे। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, जाने दो मुझे, महा बेखौफी से बोली और आगे को बढ़ी। जब मुकाबले ने सख्ती से उसकी कलाई दबोची, उसे अपने रूबरू किया था। मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ से कोई बाहर नहीं जाता, समझी तुम? आइंदा इस लहजे में मुझसे बात मत करना, वरना और मैं ऐसी बला हूँ कि मुझे गायब करने के लिए तुम्हारी 7 नस्लें भी कम हैं। अपने उस बाप की धमकी दोबारा मुझे मत देना। वो इसकी कलाई पर गिरफ्त मजीद सख्त करते ठंडे ठार लहजे में बोला। महा का दिल दहल कर रह गया था। हाथ छोड़ो मेरा। महा उसकी गिरफ्त से अपना हाथ छुड़वाने को मचल रही थी। अब उससे खौफ महसूस होने लगा था सामने खड़े शख्स से। बर्बादी मुबारक। वो उसकी जानिब झुकते महा के खौफ से तर आंखों में देखते बोला, फिर गर्दन पीछे को ढकलाया कहका लगा गया। महा का रो रो कांप उठा था। कैसा संकी इंसान था वो। देखो मुझे छोड़ो मुझे, महा अटकते लहजे में बोली, जबकि अलेक्जेंडा के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट थी। अपने उस बाप का डरावा मत देना आइंदा मुझे। उसका हाथ छोड़ते वो अपना हाथ अपनी ब्लैक शर्ट के बटनों तक ले जाते इन्हें खोलने लगा था। महा ने हैरत से फैलती आंखों से उसके बेबाकी से किए गए अमल को देखा। ये क्या क्या कर रहे हो तुम? महा के जिस्म में खौफ से सनसनी दौड़ गई और वो पीछे की जानिब कदम बढ़ाने लगी थी, जब शर्ट उतारते वो दूर उछाल गया। तुम्हारी बर्बादी की शुरुआत। तंजिया हंसते वो महा को बहुत कुछ बावर करवा गया था। उसके लहजे में कहीं से भी मजाक की रकम ना थी। महा की हथेलियां पसीने से भीगने लगी। तो तुम जो भी चाहते हो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। महा के लिए ये ख्याली सवार रूह था कि वो किसी नामहरम के साथ अकेले इस तरह कमरे में गजा के सामने खड़े नामहरम के ख्यालात। तुम रोकोगी मुझे? अलेक्जेंडा का लहजा मजाक उड़ाता था। महा पीछे जाती, अब बेड पर गिरने के अंदाज में बैठी। उसकी आंखों से नमकीन पानी बहने लगा था, टांगें छल होने लगी। देखो हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं है, प्लीज जाने दो मुझे। कुछ देर पहले उसकी सारी अक्कड़ हवा हुई। महा रोते हुए सिसकी थी, क्योंकि सामने खड़े शख्स के इरादे कहीं से नेक नहीं थे। तुम कोई रिश्ता बनाना चाहती हो मुझसे? वो उसके चेहरे के नजदीक झुकते बोला। महा सिसकती नफी में सर हिला गई। अलेक्जेंडर ने उंगली की जोर से इख्तियार से उसके आंसू चुने बगैर उसके चेहरे को हाथ लगाया। मैं तो ऐसा ही करूँगा। तुम्हारी बर्बादी ही सफिया खान की बर्बादी होगी। जब तुम रुसवा होगी तब उन लोगों को किसी दूसरे की इज्जतों का ख्याल आएगा। महा का चेहरा अब की बार सख्ती से दबोचे वो सद आवाज में गड़गड़ाया। उसकी शर्बार नजरें महा के सुर्ख पड़ते चेहरे पर थी। नो प्लीज। महा नफी में सर हिलाते सिसकी। उसे इस संकी इंसान की उंगलियां अपने चेहरे पर दस्ती महसूस हुई थी, जबकि अलेक्जेंडा जब्त के नारे जबड़े भेज गया था। कब किसी लड़की के साथ ऐसी गलीसत भरी बातें की थी या यूं करीब आया था? तभी सीने में आग से भड़कने लगी थी। ऐसे मत करो मेरे साथ, मर जाऊंगी। वो मुझसे निकाह करके छोड़ देना, ये सब करके। महा अटकते लहजे में बोली। वो नहीं जानती थी वो क्या बोल रही है, लेकिन इस वक्त वो अपनी इज्जत बचाने को उसे यही बेहतर लगा था। उससे अपना दिमाग माफ होता महसूस हुआ। हाँ, तुमसे शादी ना, ताकि ये सब तुम्हारी रुसवाई में ना, बदले में सिर्फ तुमसे इंतकाम लूंगा। महा जमशेद खान, ऐसा इंतकाम के रफ्ता रफ्ता तुम तड़प कर मर जाओगी, और साथ में तुम्हारी वो माँ भी। कैसा लगेगा तुम्हें जब एक नामहरम तुम्हें छुएगा? वो महा के चेहरे को
झुटकते कहकर लगाकर हंसा, या शायद वो खुद को ये बावर करवाना चाह रहा था कि वो ऐसा कुछ करने वाला है। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। वो रोते हुए पीछे की जानब खिसकी थी जब अलेक्जेंडर ने हद से ज्यादा गुस्से में दांत खिचकाते उसके बाल जगड़े। ऐसे ही तड़प रहा था मैं 11 साल पहले, लेकिन इन्हें रहम नहीं आया मुझ पर। मैं क्यों तुम पर रहम करूं? वो आंखों में सुर्खी लिए बोला। ये भी शुक्र था कि महा जैसी नाजुक दिल लड़की ने उसकी आंखों से टपकती वहशत नहीं देखी थी। अलेक्जेंडर की आंखों में ना चाहते हुए भी उन पलों को याद करते नमी फैल गई और उसकी गिरफ्त महा के बालों पर सख्त तर हो गई। नो! महा उसके हाथों पर हाथ रखते अपने बालों पर बढ़ती उसकी गिरफ्त छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। उसके लबों से एक कड़ाहट निकली और फिर कई सिसकियां। प्लीज मत करो, तुम्हारी माँ बहन का वास्ता, मेरी इज्जत मेरे लिए सब कुछ है। महा रोते हुए बोली। उसकी आंखों से आंसू मोतियों की तरह बह रहे थे जबकि अलेक्जेंडर की गिरफ्त उसके बालों पर ढीली पड़ गई, मगर उसके अंदर एक आतिफी शाम फटा था महा की बातें सुनते। महा जमशेद खान! वो महा का नाम पुकारते शिद्दत से ज्यादा आवाज में चीखा और फिर उसने उस फुल ब्लैक थीम रूम को तबाह बर्बाद कर दिया था। हर चीज जमीन पर पटक डाली। महा कानों पर हाथ रखते खौफ से कांपने लगी थी। दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं कुछ कर दूं। और याद रखना, मैं तुम्हारे साई की तरह तुम्हारे साथ हूँ, जिससे छुटकारा तुम्हें तुम्हारी मौत पर मिलेगा। खबरदार अगर किसी को कुछ बताया, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गेट लॉस्ट! वो शोला बार नजरें महा के सिसकते वजूद पर डालता बोला और सर पकड़े वॉशरूम में बंद हो गया। पीछे महा बामुश्किल रोते सिसकते वहां से उठी थी, कदमों से जैसे जान निकल गई थी। वो उस घर से बाहर निकली तो बाहर खान बाबा खड़े थे। वो रोते हुए आगे बढ़ी थी। खान बाबा कि किसी को मत बताना जो कुछ भी हुआ। महा रोते हुए गाड़ी में बैठ गई। खान बाबा भी गाड़ी में बैठ गए। उनके हाथ और बाजू पर पट्टी थी। वो दूसरे हाथ से गाड़ी ड्राइव करने लगे। उनके चेहरे पर सख्ती थी। मुझे धमकी दी गई है बेटा कि वो मेरे खानदान को मार देंगे, लेकिन मुझे उनकी परवाह नहीं है। खान बाबा सामने सड़क पर नजरें जमाए बोले। महा मुंह पर हाथ रखते सिसकी। इन चंद घंटों ने महा का पूर खौफ से लबरेज कर दिया था, जैसे वो एक अंधेरी नगरी में अकेले चली आई हो। नहीं, आप मत बताना, वो मार देगा। पर प्लीज आप वादा करें। महा सिसकी। उसकी टांगें अब भी बुरी तरह कांप रही थी। खान बाबा ने अफसोस और शायद से सर को धीरे से साबत में हिलाया। वो सुबह ही निकली थी और अब दोपहर का 1 बज रहा था और वो घर जा रही थी रोते हुए। उसकी आंखें और नाक सुर्ख हो रहे थे और पूरा जिस्म कांप रहा था। उसकी आवाज में जो वहशत महसूस हुई थी, महा जमशेद खान के हवास खोने लगे थे उसे सुनकर। गाड़ी घर के आगे रुकी तो वो अपना टूटा फूट का शिकार होता वजूद संभाले गाड़ी से बाहर निकली। एक गहरा सांस भरा, आंखें साफ की और अंदर की जाने भाग गई। टांगे कामती चलने से इनकार कर रही थी। वो तेजी से अंदर जाती, बगैर किसी की परवाह किए अपने रूम में बंद होती, बेड पर गिरते मुंह पर हाथ रखते रोने लगी थी। वो बहुत डर चुकी थी उस शख्स से जिसका आधा चेहरा वो देख चुकी थी। उसकी स्याह लब और उससे निकलते दहशतजद लफ्जों ने महा की रूह फना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कल रात से आजू खान उस रूम में थी और अब दोपहर से शाम हो रही थी। दनियाल घर में ही था, मगर मजाल जो उसे जरा भी तरस आ जाता कि वो रात से वहाँ कैसे रह रही होगी बगैर कुछ खाए पिए। कोई है, बचाओ! आजू खान की चीखती आवाज स्टोर के पास से गुजरते वजूद को सुनाई दी थी। वो कान लपेटे गुजरने लगा था। प्लीज मुझे बाहर निकालो। आरजू दरवाजे के पास लग गई। अब वहां रात के मुकाबले कुदरत रोशनी ज्यादा थी। आरजू ने आसपास देखा, जहां 2 से 4 चूहे उससे खुद को ही तकते मिल रहे थे। वो आंखें फाड़े इन्हें देखने लगी थी। झट से घबराहट सी महसूस होने लगी थी, क्योंकि वो बचपन से चूहों से डरती थी। उसे फोबिया था उनका, और अब तो आरजू को अपनी जान जाती महसूस हो रही थी। उन्हें यहाँ से वहां जाते देख और अब वहां ऐसा चूहों की तादाद बढ़ते 6 से 7 हो गई थी। बचाओ प्लीज! खौफ के अंदर से आरजू की आंखें फैल गई। वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी थी। बचाओ प्लीज! आरजू चूहों को अपनी जाने बढ़ता देख खौफ से चीखी थी। उसे लगा वो वापस से मौत के करीब खड़ी है। उसे चूहे दनियाल खान से भी ज्यादा खौफ में मुतलबा कर रहे थे। दनियाल! वो अपनी पूरी
पूरी ताकत से चीखी, वो जमीन पर बैठती चली गई। उस आंसू उसकी आंखों से बहते जमीन पर गिरने लगे थे। खौफ से उसकी सांसें जैसे घुटने लगी थी। आरजू खान ने अगले पल में दुनिया घूम गई। मामा, वो बुलंद आवाज में चीखी। ये उसकी आखिरी चीख थी, जो इतनी बुलंद थी कि हाल में बैठे तमाम नफूस ने सुनी और बाहर की जानिब भागे। धनियाल ने स्टोर का दरवाज़ा खोला तो वो सामने ज़मीन बोस हुई पड़ी थी। उसके चेहरे पर खौफ था। उसकी बुलंद चीख सुनकर चूहे दूर कोनों में चले गए थे। रुखसार बेगम ने एक चूहे को देखा। वो सारा मामला झट में समझ गई थी। आरजू, वो आंखों में नमी लिए अपनी बेटी की जानिब बढ़ी। उनका दिल कट कर रह गया था उसकी ऐसी हालत देख। जबकि दनियाल सफ़ीर खान अब खुद हैरान परेशान हुआ था। वो भूल कैसे गया था कि उसका चूहों से खौफ। दनियाल, रुखसार बेगम ने नीम आंखों से पलट कर उसे देखा। वो लब भीजे आगे बढ़ा और आरजू के नीम बेहोश वजूद को बाजुओं में भरते वहां से बाहर निकला था। उसके पीछे सब लोग जा रहे थे। उसने आरजू खान को उसके कमरे में ले जाते बेड पर लिटाया। वो नीम बेहोशी में भी नफी में सर हिला रही थी। खौफ से चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा था। डॉक्टर को कॉल करो। सफ़ी खान ने महराज को इशारा किया था। ऐशा और रुखसार बेगम उसके पास बैठी थी, जबकि सफ़िया बेगम और नूर किचन की जानिब लपकी थी। कुछ देर में लेडी डॉक्टर आती अब आरजू का चेकअप करने लगी थी। बहुत डर गई है, शायद ये इनका बीपी भी बुरी तरह लो हुआ है, शायद शदीद किस्म में झटका लगा है इन्हें। आप प्लीज़ इनका ख्याल रखें, वरना इनके हार्ट पर प्रेशर भी बन सकता था, जिससे खतरा हो सकता है। डॉक्टर को ज़रूरी हिदायतें देती मेडिसिन लिखकर रुखसार बेगम को थमाए चली गई। वहाँ घर के तमाम अफराद थे सिवाय महा जमशेद साहब और शहीद साहब के। मामा, मामा, आरजू होश में आती चीखी और फिर माँ को करीब पाते वो उनसे लिपट गई। दनियाल लब भेजी खड़ा था और बाकी सब डॉक्टर की बातें सुनते दनियाल को बुरी तरह घूर रहे थे। ये जूस पिलाओ, इससे अच्छा लगेगा। नूर बेगम ने अफसोस से बेटे को देखते फिर रुखसार बेगम को जूस का गिलास थमाया था, जिसे आरजू ने थोड़ा सा पीकर वापस कर दिया था। वो अब सहमी नज़रों से दनियाल को देख रही थी। वो वहाँ से जाने को पलटा जब सफ़ी साहब ने उसे रोक लिया। ठहरो दनियाल, वो कड़क लहजे में बोले तो दनियाल वहीं रुक गए। ये हरकत क्या थी तुम्हारी? हाँ, ऐसी सजा देता है कोई? तमीज़ खो चुके हो तुम, माफ़ी मांगो फौरन। आरजू थे वो रोबदार लहजे में बोले। दनियाल ने मुठ्ठियाँ भेजती रुखसार बेगम के साथ लगी आरजू को देखा। बट डैड, अब वो अभी कुछ बोलता कि सफ़ीर साहब ने हाथ खड़े करते उसे सख्त नज़रों से घूरा। अगर नहीं चाहते कि मैं इधर तुम्हारी मरम्मत कर दूँ तो फौरन माफ़ी मांगो आरजू से। सफ़ीर साहब फिर से कड़क लहजे में बोले। आरजू खान होश संभाले उसे देख रही थी। आहिस्ता आहिस्ता आजम खान की आंखों से खौफ जाने लगा और अब वहाँ चमक पैदा होने लगी थी। सॉरी, वो दूसरी जानब चेहरा करते मध्यम मगर सख्त आवाज़ में बोला। तमीज़ से माफ़ी मांगो दनियाल। सफ़ीर साहब फिर से बोले। दनियाल ने नज़रें आरजू खान के वजूद पर डाली। माफ़ी चाहता हूँ आरजू खान। वो आखिर में उसका नाम चबा चबा कर अदा कर गया। ऐसा पहली दफ़ा था कि दनियाल सफ़ीर खान ने किसी लड़की से माफ़ी मांगी थी। न जाने अब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें पहली दफ़ा होनी थी जिनका तसव्वुर उसने किया ही नहीं था। आरजू के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, जैसे वो किसी के देखने से पहले छुपा गई। कहीं से नहीं लग रहा था कि वो थोड़ी देर पहले खौफ के ज़ेरे असर थी। वो जितनी मर्जी बड़े खौफ से गुजर जाती, लेकिन जो मज़ा दनियाल सफ़ीर खान की बेइज्जती के वक्त आता था वो कैसे उस मज़े को मिस कर देती। कोई बात नहीं दनियाल, आप आइंदा ख्याल रखें, वैसा हो जाता है। मैंने माफ़ किया आपको। आजू अब भी माँ के साथ लगे बोली। उसके चाशनी गुले लहजे में दनियाल को बस जहरी गुला लग रहा था। सबने आजू का जवाब सुनते दनियाल को अफसोस और शर्मिंदगी से देखा। वो मुठ्ठियाँ भेजे ही वहाँ से निकल गया। आजू, तुम भी तो ज़रा तमीज़ से रहा करो, बड़ा है वो तुमसे और बहुत ख़ास भी तुम्हारे लिए। ऐसा ऐसा करके सब लोग वहाँ से जाने लगे तो रुखसार बेगम उसे आराम करने का बोल वहाँ से उठते हुए बोली, जिस पर आजू ने कड़वा सा मुंह बनाया। मम्मा, मुझे लगता है आप मेरी माँ नहीं है। आजू मुंह बसोड़े बोली। उसकी बात सुनते रुखसार बेगम ने तड़प कर उसे देखा। आजू, तमीज़ से बात करो। सही करता है दनियाल तुम्हारे साथ, अनजाने आगे क्या करोगी उस बेचारे के साथ। रुखसार बेगम ने पहले तो उसे सुनाती, फिर आखिरी बात मुंह में बुड़बुड़ाती उसके रूम से चली गई, क्योंकि वो सर पर कंफर्ट ओढ़ चुकी थी। अभी मैं अपनी इंसल्ट भूली नहीं हूँ। दनियाल सफ़ीर खान, याद रखोगे तुम आरजू खान को सारी ज़िंदगी ऐसा बदला लूँगी। आरजू ने इरादे बांधी, जल्द ही नींद की वादियों में खो गई। वैसे भी उस अंधेरे स्टोर में तो वो चैन से सो नहीं पाई थी।
शादी की शॉपिंग होने लगी थी और दुल्हन उदास बैठी थी। वो इस वक्त लॉन में एक दरख्त के पास बैठी थी। जब महराज उसके करीब आते बोला, आयशा ने चौंक कर उसे देखा। महराज, मुझे बहुत फिक्र हो रही है आरजू की। जब उससे आज जाने के फैसले के बारे में पता चलेगा वो न जाने क्या करे। आयशा फिक्रमंदी से उठते बोली, रात के पहर वो दोनों तन्हा वहाँ थे। महराज ने मुस्कुराते एक नज़र आसमान पर चमकते चांद को देखा और फिर आयशा के फिक्रमंद चेहरे को। कुछ नहीं होगा डियर वाइफ, दनियाल सब संभाल लेगा। उसे जानता हूँ, वो आरज़ू का बहुत ख्याल रखेगा। आयशा के कंधों से आगे आते बालों को पीछे करते वो मुस्कुरा कर बोला। आयशा को अपनी गर्दन पर उसकी सद सी उंगलियों का लम्स महसूस हुआ तो जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं। आयशा और भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिलहाल महराज की खुद पर जमी नज़रों की वजह से वो बस इतना ही बोली। महराज ने लब दबाते उसे देखा। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। आप मेरी फिक्र करें, क्योंकि ताई अम्मी और अम्मी ने मुझे आपको देखने से मना कर दिया है। महराज मुँह बनाए बोला। उसकी बात सुनते आयशा ने पुरसोच अंदाज अपनाया था। अच्छा, मुझे आपको कुछ देना था। आंखें बंद करें, आयशा हाथ पीछे बांधे बोली। महराज ने आंखों में चमक लिए फौरन आंखें बंद की। अगर अम्मी और ताई अम्मी ने कहा है तो आप यहाँ क्यों आए? अब मुझे मत देखना, मेरा पर्दा है। आयशा वहाँ से भागते हांग लगाती बोली। महराज ने झट से आंखें खोली, उसके दरवाजे के पास खड़े वजूद को देखा। वो उसके पीछे लपका था। जो मैं सोच रहा था वो तो दे दो यार, महराज चमकती आंखों से बोला। आयशा के चेहरे पर गुलाल बिखरा। वो उसे मुंह चढ़ाते वहां से अंदर की जानिब भाग गई। जबकि महराज ने उसकी पुष्ट को उसके कमरे में कहीं गुम होते देखा। वो सुकून अमेज नजरों से उसके कमरे को देख रहा था, जहां आयशा ने अब एक नज़र उसे देखते शर्माते हुए दरवाज़ा बंद कर लिया। महराज सरशारी से अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था। ये तुम दनियाल के कमरे से आ रही हो ना? लीजी ने उससे आंखें छोटी करते पूछा, जिस पर आरजू ने फौरन हाथ पीछे ले जाते हाथ में पकड़ी चीज छुपाई। कब? वो सर को नफी में हिलाते पूछने वाले अंदाज में बोली, जिस पर लीजी ने भवें भेजी। अभी मैंने देखा उस तरफ से आ रही थी। लीजी ने हाथ के इशारे से दनियाल के कमरे की तरफ इशारा किया। उफ अल्लाह, लीजी भाभी, वहाँ महराज का भी कमरा है। मैं वहाँ गई थी इन्हें देखने। आरजू मुंह बनाते हुए बोली तो लीजी ने साबत में सर हिलाया, लेकिन उससे अब भी आरजू पर यकीन नहीं था। ऐसे क्यों देख रही है? अब यार, वहाँ मैं ऐशा का पैगाम देने गई थी। अब वो सीक्रेट है, रवायती भाभीियों की तरह पूछने मत लग जाना। आजू जानबूझकर जान छुड़वाने को बोली थी। उसकी बात सुनते लीजे ने उसे घूरा। क्या मतलब है तुम्हारा? आजू, बहुत ज़्यादा ज़बान चल रही है तुम्हारी, रुको अभी मैं छोटी अम्मी को बताती हूँ। लीजे पाँव पटकती वहाँ से चली गई। पीछे आजू ने हाथ के इशारे से उसके जाने का इशारा किया। तो अब एवरेज शुरू होगा। हाय, मैं बहुत बेचैन हूँ, बस एक बार तुम अपने कमरे में चले जाओ। आरजू लब दबाए बोली। उसके चेहरे पर चमक सी भरपूर मुस्कुराहट थी। वो सीढ़ियाँ उतरती नीचे जाकर हाल में अटक गई थी। माँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। दनियाल झुंझुलत में घर में दाखिल होते नूर बेगम को सरसरी सा देखते गोया हुआ और आरजू के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट उभर गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी इसकी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। दनियाल रूम में जाता अलमारी से अपने कपड़े निकाले फ्रेश हुआ था। आईने के सामने खड़े होते उसने खुद पर परफ्यूम छिड़का और बेड की जाने बढ़ गए थे। लेकिन अचानक ही उसके साथ वो हुआ जिसकी तवक्को उसने कभी नहीं की थी। मॉम, वो अटकते लहजे में बोला, क्योंकि छींकों का तूफान सा था जो उस पर हावी हुआ था। वो माथे पर 3 बल सजाए कमरे से बाहर निकलते बोला। वो अब भी चीख रहा था और आरजू का दिल कर रहा था कहके लगाकर उसकी हालत पर हंसे। क्या हुआ दनियाल की सुख पड़ती नाक और आंखों से बहते पानी को देखते नूर बेगम फिक्रमंदी से बोली, फिरोजा। वो चीखा, उसकी आंखें सुर्ख पड़ने लगी थी। फिरोजा पल में वहाँ हाजिर हुई। मॉम, अच्छी किसने मेरे अच्छी कपड़ों पर लिली का अर्क छिड़का? वो नाक पर चेहरे पर हाथ रखते चीखते हुए बोला। उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। सीढ़ियाँ उतरती लीजे ने आरजू को घूरा। अच्छी किसने किया ये? वो धाड़ा, लेकिन चीखी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आरजू सुकून से बैठी उसकी आंखों से निकलता पानी देख मुस्कुराहट दबा रही थी। दनियाल ने गुस्से से फिरोजा को देखा। मुझे नहीं पता छोटे साहब,
फिरोजा डरते हुए बोली, क्योंकि दनियाल की नीली आंखों के गोशे सुर्ख पड़ रहे थे और उसके माथे पर वही अजीली 3 बल थे। क्यों रखा है तुम्हें यहाँ? अच्छी कि किस काम की नहीं हो, दोबारा इस घर में नजर ना आना। वो सख्त गुस्से में बहुत मुश्किल बोला था। उसका पूरा चेहरा सुर्ख पड़ने लगा। आरजू चेहरे पर हाथ जमा गई। नीचे आती लीजे उसके पास पहुंचे और उसे चुटकी काटी थी। आरजू ने घूरकर उसे देखा और चुप रहने का इशारा किया। नहीं छोटे साहब, ऐसा ना करें, मेरी मजबूरी है। मेरे घर में बहुत मसाइल है। मैंने तो अच्छे से धोकर आपके कपड़े रखे थे, मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया। जोर शोर से चीखते दनियाल को देखते हुए नीम आंखों से बोली। दनियाल ने हाथ खड़ा करते दरवाजे की जानिब किया और फिरोजा की आंखों से पानी ही बह गया। नूर बेगम ने अफसोस से उसे देखा और अब आरजू खान को लगा जैसे उसके मजाक की जद में कोई बेकसूर आ गया हो। वो अपनी मजे के लिए किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहती थी। उसकी कोई गलती नहीं है, वो मैंने किया। आरजू खान लब दबाए बोली। नूर बेगम ने हैरत से उसे देखा और दनियाल ने लब भेजे थे। वो गहरे गहरे सांस भर रहा था। उससे सांस लेने में मुश्किल सी पेश आने लगी थी। यूं बददिमाग लड़की, वो दांत पीसते बोला, फिर मुंह पर हाथ रखते चीखते वो बाहर निकल गया। वो गाड़ी में जाकर बैठा ताकि डॉक्टर से मेडिसिन ले आता। शुरू से उसे लिली से एलर्जी थी और आरजू ने उसका अर्क मंगवाकर उसकी अलमारी में रखे हर कपड़े पर छिड़क दिया था। अपनी कफ्तानी पर वो बहुत खुश थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था वो इतनी जल्दी पकड़ी जाएगी। अगर दनियाल फिरोजा को निकालने की बात ना करता तो आरजू कभी ना मानती। आरजू बेटा, आपको पता है ना दनियाल को एलर्जी है। इससे खैर अब हिसाब बराबर हो गया होगा। अब मुझसे शिकायत मत करना, मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगी। नूर बेगम हाथ खड़े करते हुए बोली। आरजू ने मासूम सी शक्ल बनाकर उसे देखा। बड़ी अम्मी प्लीज। वो उनके पास जाती उनके गिर्द बाजू फैलाए बोली। नूर बेगम ने अफसोस से उसके सर पर चुत लगाई। अच्छा जाओ, कमरे में चली जाओ और बाहर मत निकलना। अब नूर बेगम उससे अलग होते बोली तो वो उनके गाल पर भूसा देते अंदर अपने कमरे की जानिब भागी। लीजे ने अफसोस से सर हिलाया। अम्मी, दनियाल नहीं बख्शेगा उसे। लीजे ने फिक्रमंदी से कहा तो नूर बेगम कंधे उचका गई। वो दोनों ही वहां से चली गई थी, लेकिन लीजे की बात भी सच थी। दनियाल आरजू को हरगिज नहीं बख्शेगा। शाम का वक्त था और आरजू कंफर्ट ताने सब कुछ भुलाए सोने में मगन थी, जैसे उसने कुछ किए ही ना हो, जैसे उसे किसी का सामना करना ही ना हो। वैसे भी आरजू खान को नींद बहुत प्यारी थी। बकुल उसके नींद है तो जहाँ है। मजे से ख्वाब खरगोश के मजे लेते वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए सो रही थी, जैसे कोई बहुत ही खूबसूरत ख्वाब देख रही हो। सलाब आ गया, बचाओ मुझे सलाब। अचानक वो हड़बड़ कर उठी थी। गहरे गहरे सांस लेते इधर उधर देखा और फिर खुद पर नजर डाली। कंफर्ट भीग चुका था। शुक्र था उसके कपड़े इतने गीले नहीं हुए थे। उसने सर उठाकर देखा और फिर वो खौफ से आंखें फैलाए गिलास हाथ में पकड़े दनियाल को देखने लगी थी, जो सुर्खनाक और सुर्ख होती आंखों के साथ उसे घूर रहा था। आरजू के गले में गिल्टी उभर कर मजदूर हुई। हाय मनूस मारी आरजू, दरवाजा कैसे लगाना भूल गई तू। काला मुंह, तेरे नीले पैर। वो सामने खड़े दनियाल को देखते दिल में सोचकर रह गई। दनियाल। टुकड़ों में उसका नाम अदा करते वो बेड की दूसरी साइड से जैसे ही उतरने लगी, दनियाल ने फुर्ती से उसका बाजू दबोचा। बहुत शौक है तुम्हें दूसरों को तकलीफ देने का। उसे खींचते वो झटके से बेड से उतर गया। अर्जुन अपने बाजू पर उसकी चुभती सुलगती उंगलियां फौस्त होती महसूस की। दनियाल वो आरजू से कुछ बोला ही ना गया। वो जबड़े भेजे से शर्मबार नजरों से घूर रहा था। हाँ, तुम अपनी हद भूलती जा रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में मेरी इजाजत के बगैर दूसरी बार इंटर करने की? कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी मेरी अलमारी को हाथ लगाने की? दिल कर रहा है तुम्हारे हाथ काट दूं। वो गुस्से से फनकारा। उसके अलावा उगलते लहजे ने आरजू को समा कर रख दिया। दनियाल ने शिद्दत से उसका बाजू पकड़ा और उसे अपने साथ खींचने लगा था। दनियाल सो सॉरी। उसे इस कदर गुस्से में देख आरजू लड़खड़ा कर बोली। उसकी जिस्म में सुनसुनी सी दौड़ गई थी। दनियाल, हाथ छोड़ो मेरा। वो उसकी सख्त गिरफ्त से अपना हाथ छुड़ा लेना चाहती थी, मगर दनियाल की गिरफ्त बहुत सख्त थी, लोहे की मान। दनियाल ने पलट कर कहर ढाती नजरों से उसे देखा। उसकी किन पट्टियों की रगें बुरी तरह सुलगती फूलने लगी थी।
कंधे पर डाली मर्दाना शाल उतारकर उसने आरजू के बगैर दुपट्टे के वजूद पर फैला दी। आरजू ने शर्मिंदगी से उसे देखा। वो वापस से उसे खींचता अपने रूम में ले आया था। वॉशरूम की जाने बढ़ते उसके कदमों ने आरजू के रोंगटे खड़े किए थे। उसे बेख्तियार ही सर्द पानी याद आ गया। कंपकपी सी वजूद में समाने लगी थी। दनियाल ने उसे वॉशरूम के फर्श पर पटका। आरजू ने लब भेजे उसे सर उठाकर देखा था। जिद्दी खुद सर लड़की में गुस्से की लहर उभरने लगी थी। वो जब से लब मजीद भेज गई थी। तुमने खराब किए हैं ना तो तुम ही ठीक करोगी। दनियाल ने मुठियां भेजे फर्श पर पड़े कपड़ों की तरफ इशारा किया था। आरजू ने पलटकर उसके कपड़ों की तरफ देखा। तुम्हारी खुशफहमी है, ये मैं नहीं धोने वाली ये सब। आरजू खड़े होते तड़क कर बोली, जिस पर दनियाल ने लहू रंग आंखों से उसके वजूद को घूरा। शराफत से इन्हें धो, फिर इन्हें प्रेस करो और मेरे कमरे में रख कर जाओ, वरना मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। दनियाल उसका बाजू दबोचे हराया था। आरजू ने फैलती आंखों से उसके तपते सुलगते चेहरे को मुलाहिजा किया। हरगिज नहीं। तंजिया हंसते वो दनियाल को आग लगा गई थी। दनियाल ने शोलाबार आंखों से उसकी मुस्कुराहट को देखा। ठीक है, यही बंद रहोगी तुम जितनी देर तुम ये सब धो नहीं देती। वो लब एक दूसरे में सख्ती से पोस्ट करते बाहर बढ़ गया। आरजू उसके पीछे लपकी जब वो बाहर से वॉशरूम का दरवाजा लॉक कर गया। दनियाल, दरवाजा खोलो, तुम्हें मैं नौकर नजर आ रही हूँ। आरजू कपड़ों को देखती चीखी। बाहर वो बेड पर बैठे गुस्से से पाँव झुलाते गुस्सा काबू करने की कोशिश कर रहा था। आधा घंटा गुजर गया। अंदर बैठी आरजू ने गहरा सांस भरते बंद दरवाजे को घूरा। जाहिल हो तुम, वो बुलंद आवाज में चीखी और एक शर्ट उठाकर उसे धोने लगी थी। एक आंसू टूटकर उसकी आंखों से बहा। आरजू खान ने ऐसा ऐसा करते बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे सारे कपड़े धो दिए। आज उसे पता चला था काम करना कितना मुश्किल होता है। बार बार आंखों से आंसू बहने लगे। जब डैड आएंगे मैं इन्हें बताऊंगी, तुम्हारा जाहिल आदमी, बुढ़े कहीं के। आरजू बच्चों की तरह रोते एक हाथ से आंखें साफ करते बोली और फिर आखिरी शर्ट निचोड़ कर रखी। उसके वजूद पर लिपटी दनियाल की शाल भी किनारों से भीग गई थी। बिखरे बालों में आरजू ने छोटे से शीशे में अपना जायजा लिया। कैसे काम वाली बना दिया मुझे, काला मुंह हो तुम्हारा जाहिल। सू करते वो बाल पीछे करते बोली और दरवाजे की जाने बढ़ी। धो दिए हैं तुम्हारे कपड़े, अब फैलाने हैं, बाहर निकालो मुझे। वो जब्त करती बोली। अगर कुछ उल्टा सीधा बोलती तो क्या पता वो बाहर ही ना निकालता। क्लिक की आवाज से दरवाजा खोले। दनियाल ने धुले हुए कपड़ों को देखा और फिर नीम आंखें लिए खड़ी आरजू को, जो जब्त करने की चक्करों में सुर्ख चेहरा लिए उसे देख रही थी। बहुत जल्द अक्ल आ गई तुम्हें। लबों पर दिल जला देने वाली मुस्कुराहट सजाए वो आंखों में तंजियत चमक लिए बोला। आरजू ने बस घूर कर उसे देखा। चलो उठाओ इन्हें और ऊपर टेरेस पर फैला कर आओ। वो मोबाइल जेब से निकालते उस पर नजरें जमाते बोला। आरजू ने सुलगते दिल के साथ कपड़े उठाए और बाहर निकल गई। उसके वजूद पर अब भी दनियाल की शाल लिपटी हुई थी। वो कमरे से बाहर निकली और वहां से सीधा किचन में गई थी। सब लोग हैरत से उसे देख रहे थे। माहा का कहका गूंजा और फिर वो लबों पर दोनों हाथ जमाए सोफे के पीछे छुप गई, वरना शायद आज आरजू उसे मार ही देती। सबके लबों पर मुस्कुराहट थी, दबी दबी हंसी थी। उन दोनों के बदलों की कहानी में घर वाले काफी एंजॉय करते रहते थे। हैरत थी कि आरजू ने ना किसी को देखा और ना ही किसी को कुछ कहा, हत्ता कि माहा को उसके कहके पर भी नहीं। सबने आंखें ही आंखों में सूरताल की संगीनी होने का ऐलान किया था। वो सीढ़ियां चढ़ते ऊपर गई थी जहाँ एक छोटा सा रूम था। वहां से बाहर का काफी अच्छा व्यू आता था। आरजू खान ने जब्त किए के बंधन हटाते सारे कपड़े जमीन बोझ कर दिए। वहां बने कमरे में गई, वहां से पेट्रोल उठाया और कपड़ों पर पूरी गैलन खाली कर दी। जब दनियाल फोन कान पर लगाए सीढ़ियां चढ़ते ऊपर आया था, आरजू खान ने एक नजर उसे देखा। शाम का वक्त था। आसमान अपनी रोशनी खोते अब अंधेरे में बदल रहा था। खाली टेरेस पर सर्दियों की हवा रूह को मुंजमद करने को काफी थी। तेज हवा से आरजू के बाल उड़ते उसके चेहरे पर आ रहे थे। मेरे आगे सब खाक बराबर। वो लबों पर तंजिया मुस्कुराहट सजाए दनियाल को देखती माचिस निकालते उसे जलाते कपड़ों पर फेंक गई। आग की लपेट ऊपर उठी थी। आरजू का चेहरा आग की रोशनी की वजह से जर्द हुआ। जहाँ पहले वाला न खौफ था ना ही आंखों में नमी। दनियाल ने सख्त नजरों से उसे और फिर जलते हुए खुद के कपड़ों को देखा। आरजू चलते हुए उस तक आती उसके सामने बड़े नडर अंदाज में खड़े हुई थी। आपको क्या लगा मैं नौकरानी हूँ?
آپ مجھ پر حکم چلا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، میں آرزو خان ہوں، میں برباد کر کے خاک میں ملا دیتی ہوں۔ وہ گردن موڑے ایک نظر جلتے کپڑوں کو دیکھتے بولی تھی۔ دانیال کے سینے میں آگ بھڑکی، وہ ضبط سے مٹھیاں بھیج گیا، ضبط سے چہرہ سرخ پڑ گیا، وہ مٹھیاں بھیج گیا تھا تاکہ کہیں وہ آرزو خان پر ہاتھ نہ اٹھا دے۔ غصے کے شعلے آنکھوں سے اٹھنے لگے تھے۔ آرزو خان اس کے پاس سے ہوتے سیڑھیاں اترتی نیچے چلی گئی، جانب بڑھ گئی، جبکہ وہ اب بھی اس آگ کو دیکھ رہا تھا جو اس کے اندر جلتی آگ سے کئی درجہ کم تھی۔ ہم صاحب انا ہے، ہمیں تنگ نہ کیجیے، مغرور بے وفا ہے، ہمیں تنگ نہ کیجیے، ہم کون ہیں، کہاں ہیں، اسے بھول جائیں، جیسے بھی ہیں، جہاں ہیں، ہمیں تنگ نہ کیجیے، بہتر ہے ہم سے دور رہیں صاحب کمال، ہم صاحب خطا ہیں، ہمیں تنگ نہ کیجیے۔ وہ سیڑھیاں اترتا نیچے آیا تھا، غصے سے چہرہ حد درجہ سرخ پڑ رہا تھا۔ دانیال بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ اس کے دھواں چہرے کو دیکھتے وہ اس کی جانب لپکی۔ مام پلیز، وہ لب بھیجے وہاں سے باہر نکل گیا اور پھر اپنی گاڑی میں بیٹھتے وہ گھر سے ہی باہر نکل گیا تھا۔ نور بیگم نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا۔ ابھی سے یہ حال ہے، بعد میں انجانے کیا ہوگا۔ نور بیگم افسوس سے سر ہلاتی بولی، بڑی امی بعد میں دھماکے ہی ہوں گے۔ عالی شیب کی بائٹ لیتے بولا تو نور بیگم نے اسے گھورا۔ وہ کندھے اچکا گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے آرزو بھی ایسے ہی نیچے آئی تھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی، اور اب دانیال باہر چلا گیا تھا۔ لیزے اٹھتی اوپر ٹیرس پر گئی اور پھر 5 منٹ بعد نیچے آئی۔ آرزو نے دانیال کے سارے کپڑے جلا دیے۔ لیزے خود حیرت سے بولی۔ لیزے کے جانے کے بعد رخسار بیگم وہاں آئی تھی۔ اس کی بات سنتے انہوں نے ماتھا پیٹا تھا۔ یا خدا، کب عقل آئے گی اس لڑکی کو؟ وہ سر پر ہاتھ مارتے افسوس سے بولی تھی، جبکہ ماں ہنستے ہوئے اپنے روم میں چلی گئی۔ علی بھی وہاں سے چلا گیا، جبکہ لیزے، رخسار بیگم اور نور بیگم کچن میں چلی گئی۔ صفیہ بیگم کی طبیعت کچھ ناساز تھی، سو وہ آرام کر رہی تھی۔ وہ تینوں کھانا بنانے لگی تھی، ساتھ میں دانیال اور آرزو کو ڈسکس کر رہی تھی۔ کھانا گھر کی خواتین ہی بناتی تھی، جبکہ فیروزہ کو باقی کاموں کے لیے رکھا ہوا تھا۔ آرزو تیار ہوتی باہر نکلی تھی، یونیفارم میں مبلس، وہ کافی پیاری لگ رہی تھی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے بریک فاسٹ شروع کر چکی تھی۔ اس نے سامنے نظر اٹھا کر دیکھا، وہ سنجیدہ چہرے سے بریک فاسٹ کر رہا تھا۔ اس کے جسم پر بلیک شرٹ کے ساتھ بلیک پینٹ تھی جو بالکل نئی لگ رہی تھی۔ آرزو نے دل جلاتی مسکراہٹ لبوں پر کھینچی، خود پر کسی کی نظریں محسوس کرتے۔ دانیال نے نظریں اٹھائی، سامنے ہی وہ منہ میں بریڈ کا پیس رکھتے اس سے تازیہ مسکراہٹ سے دیکھ رہی تھی۔ دانیال نے شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھا اور پھر واپس سے بریک فاسٹ کرنے لگا تھا۔ کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں؟ آغا جان ناشتہ کرتے بولے۔ صفیہ بیگم نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ آغا جان، بس سب کچھ ہی تقریباً مکمل ہے، اب بس لڑکیوں کی اپنی شاپنگ رہ گئی ہے۔ میں سوچ رہی تھی 3-4 دن میں وہ بھی کر آئیں تو بہتر ہے۔ صفیہ بیگم خوش دلی سے بولی تو آغا جی نے ثابت میں سر ہلایا۔ دانیال، تم پرسوں تک لے جاؤ انہیں، آغا جان کے بجائے صفیر صاحب نے دانیال کو دیکھتے کہا تھا۔ ڈیڈ، میری پرسوں بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، میں اسے نیکسٹ ڈے لے جاؤں گا، وہ اپنے ازالی سنجیدگی سے بولا۔ مہا اور آرزو نے ایکسائٹڈ ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا، جبکہ عائشہ بس سر جھکائے ناشتہ کر رہی تھی، جبکہ معراج جلدی آفس چلا گیا تھا کچھ ضروری کام کی وجہ سے۔ عائشہ بچے، اب آپ شادی کے بعد یونیورسٹی جانا، لیو لے لو آپ۔ نور بیگم بیٹی کو دیکھتے بولی تو وہ ثابت میں سر ہلا گئی۔ آرزو نے عائشہ کو ٹھوکا مارا تھا، جس پر عائشہ نے گھور کر اسے دیکھا، اور ساتھ دانیال نے بھی ناگواری سے اسے دیکھا تھا، جس پر آرزو نے منہ بنایا۔ چلو مہا، چلے۔ آرزو اٹھتے ہوئے بولی۔ مہا بھی ہاتھ جھاڑتے اٹھ گئی، لیکن اچانک ہی اس کے ذہن میں اس شخص کی باتیں گھومنے لگی تھی۔ وہ لبوں پر زبان پھیرتی گھبرا گئی تھی۔ کیا ہوا مہا، طبیعت ٹھیک ہے؟ دانیال نے مہا کا چہرہ سفید پڑتے چہرے دیکھتے استفسار کیا۔ باقی سب نے بھی مہا کو دیکھا، اتنی نظریں خود پر جمی دیکھ مہا پرزل ہو کر رہ گئی۔ جی دانیال ویر، وہ لب کاٹتے بولی۔ آرزو اس کا ہاتھ پکڑے وہاں سے اسے لی آگے کو بڑھ گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتی خان بابا نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور مہا ان کے ہاتھوں پر بندھی پٹی کو دیکھ مزید سہم گئی تھی۔ اسے وہ سیاہ ہونٹ بولتے یاد آنے لگے تھے اور اس کے جملے اپنے کانوں میں گونجتے محسوس ہوئے تو وہ حلق تر کر گئی۔ اوکے، خیال رکھنا اپنا۔ آرزو مہا کے گال کو چھوتے محبت سے بولی تھی۔
क्योंकि महा की यूनिवर्सिटी आ गई थी, सो वो वहां उतर गई थी। खान बाबा उसे आंखों में तसल्ली देते गाड़ी आगे बढ़ा गए। जब अंदर दाखिल होते महा खान का वजूद एक बार फिर जल्जलों की जद में आया। उसने गेट के बिल्कुल पास खड़े उस काले साए को देखा। वो फुल ब्लैक कपड़ों में मुबलस था और उसके सर पर पहनी वो हट अजीब सी वहशत का नजराना पेश करती थी। वो ब्लैक हट महा को अपने कदम लहसते महसूस हुए थे। वो पीछे की जाने बढ़ने लगी और उससे पहले कि वो रोड पर जाते किसी हादसे का शिकार बनती, सामने खड़े वजूद ने तेजी से लंबे लंबे डाग भरते उसका हाथ थामा था। मैं खड़ा तो हूँ, तुम्हारी मौत की सूरत सामने, फिर पीछे जाकर मरने का क्या जवाब। वो एक हाथ लॉन्ग ब्लैक कोट की जेब में डाले बोला था। महा की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। वो काली आंखें खौफ से फैलाए उसे देख रही थी। चले, वो महा का हाथ छोड़ते बोला। महा ने खौफ से कमकमाते वजूद से उसे देखा। कहा, वो अटकते लहजे में बोली। मुकाबले का चेहरा इस पर आया नहीं था। कब्रिस्तान, शहर खामोशियां। वो आस्तगी से उसकी जानिब झुकते बोला। महा को एकदम अपनी सांसें कम होती महसूस होने लगी थी। उसके लहजे में पुरसरारी सी थी। नहीं। महा ने फिर से पीछे की जानिब कदम लिए, जिस पर जेंडर ने उसका हाथ फिर से झगड़ा। लगता है तुम्हें बहुत अच्छा लगता है जब मैं तुम्हें छूता हूँ। उसका सफेद हाथ अपने ग्लव्स पहने हाथों से पकड़े वो ऐसा मगर सख्त आवाज में बोला। महा ने तेजी से उसके हाथ झटके थे। क्या हुआ मैडम, सब ठीक है? सिक्योरिटी गार्ड उसकी जाने बातें बोला। महा ने कुछ कहने को लब वॉक किए। एलिस जेंडर ने उसका हाथ मजबूती से जकड़ते दबाया था। महा मासूम जब्त करती नफी में सर हिला गई। ये मेरी होने वाली बीवी है। एलेक्जेंडर ने महा का हाथ हिलाते दूसरी नजर गार्ड पर डालते कहा, तो वो सर को साबित में हिला गया। अजीब पुरसवार बंदा है। गार्ड नफी में सर हिला गया। महा ने उससे अपना हाथ छुड़वाया। तुमने निकाह का बोला था ना, मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ तो फिर निकाह करें, वरना वैसे भी मुझे कोई इश्यू नहीं है, वो आम से लहजे में बोला। महा ने फैली आंखों से उसे देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम्हें जिससे बदला लेना है उससे लो, मुझसे नहीं। अब जाओ यहाँ से। महा मजबूत लहजे में बोली, लेकिन फिर भी उसका लहजा लड़खड़ा गया था। अलेक्जेंडर ने अबरू उचकाकर उसे देखा, जैसे महा देख नहीं पाई थी। बहुत जबान चलने लग पड़ी है तुम्हारी लड़की। बदला तो तुम्हारे जरिए ही लूंगा और शराफत से कल 10 बजे मुझे इधर मिलना, मैं लेने आऊंगा तुम्हें, वरना मैं तुम्हारे घर भी आ सकता हूँ और फिर मैं वो करूंगा कि पूरे मोहल्ले क्या पूरा शहर में तुम मुंह छुपाती फिरोगी। वो सद बर्फीले लहजे में बोलता महा को लहजा गया था। महा ने सहमती नजरों से उसे देखा। वो सीटी बजाता वहां से आगे को बढ़ गया, जबकि महा जैसे साक्षी वहीं खड़ी रह गई थी। उसका जिस्म शैल होने लगा, दिमाग वो किसी सब बताती आंखों से आंसू टूट कर गिरा। अचानक उसका मोबाइल फोन बजा था। उसने मोबाइल बैग से निकालते स्क्रीन को देखा था। मुझसे भागने की या किसी को कुछ भी बताने की और उसमें तुम्हारे मुंह से निकले हर लफ्ज पर तुम्हारे घर के एक फर्द की जान तोहफे में लूंगा। वैसे मुझे तोहफे ज्यादा पसंद नहीं, उम्मीद है तुम मेरी पसंद का ख्याल रखोगी। दिल दहला देने वाले मैसेज था। महा ने बेसाख दिल पर हाथ रखा था। वो कई लम्हे स्क्रीन को घूरती रही थी। उसका सांस उखड़ने लगा था। उसने खान बाबा को कॉल की ताकि वो घर जा सके, क्योंकि इतनी शदीद खौफ में वो यूनिवर्सिटी तो हरगिज नहीं जा सकती थी। थोड़ी देर में खान बाबा वापस आए। वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। दरख्त के साथ टेक लगाए वजूद के लबों में आज दूसरी बार मुस्कुराहट उभरी वो और आंखों में सफाकत भरी चमक। माया ने खिड़की से देखा और उसे दरख्त के साथ खड़े देख वो सांस रोक गई। उसकी आंखें फैल गई। गाड़ी दूर होती जा रही थी और उसका वजूद भी, लेकिन उस शख्स की बातें महाजमशेद खान को अपनी कैद में ले रही थी। यार आरजू कहाँ गायब थी तुम? ब्रेक टाइम में बैठे मरवा ने आरजू को खफकी से देखते पूछा, तुम्हारे उस क्रश ने जीना हराम कर दिया है। ऐसा करो, उठाकर ले जाओ उसे, हमें नहीं चाहिए। आरजू
लेज खाते बोली। उसके लहजे में बेजारियत थी और मरवा इसकी बात सुनते हंस दी। पागल, कल तुमने इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर दी, मरवा एक्साइटेड सी बोली थी। आजू ने अब्रू उठाकर पूछा, साथ लेज भी मुंह में डाल रखा। भाई, परसों से ना हमारे कॉलेज में कंपटीशन हो रहे हैं यार। हमारा कॉलेज ईजा मेजबान होगा। हम लोग हिस्सा लेंगे और पास के कॉलेज के स्टूडेंट भी आएंगे टीम की सूरत। मरवा हाथ आगे करती बोली कि आजू उसके हाथ पर हाथ मार सके, जबकि आजू ने खौफ से मुंह बिगाड़ा। तो आजू आंखें घुमाते बोली तो मरवा ने उसे घूरा। क्या मतलब? तो यार, मोबाइल लेकर आने की इजाजत भी है और पास वाले कॉलेज से टीम्स आएगी। तुम्हें तो पता है वहाँ की क्लासेस होती हैं, वहाँ 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 को क्लासेस होती हैं। मरवा हंसी दबाते बोली, मोबाइल का सुन। आजू भी पुरजोश हुई थी। सच? आजू लेज को छोड़े अब मरवा को देखने लगी। हाँ ना यार, मैं किसी कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रही, आराम से एंजॉय करूंगी। मरवा चमकती आंखों से उसे देखते बोली, हाय, मैं तो अपना मोबाइल लेकर आना चाहती थी शुरू से यार। कॉलेज में पिक्स लेने का कितना मजा आता है। आजू उठते हुए बोली। मरवा ने भी साहबत में सर हिलाया। क्या पता वहाँ तुम्हें कोई पसंद कर ले। मरवा ने मुंह पर हाथ जमाते कहा, जिस पर आजू ने उसे घूरते हुए देखा और फिर हंस दी। पागल, अभी कॉलेज क्लियर नहीं हुआ और तुझे पसंद की बातें सूझ रही हैं। तुम अपनी नजरें काबू में रखना, वरना मैं अशर भाई को बता दूंगी। आजू मुंह बनाते उसे वार्निंग देते बोली थी, जिस पर मरवा ने उससे खुफकी से देखते साहबत में सर हिलाया था। वो दोनों अपनी क्लास में इंटर कर गई क्योंकि ब्रेक खत्म हो चुकी थी और अब इन्हें पढ़ना था। और छुट्टी के वक्त तक आजू का मुंह फूल गया। मरवा उसे देखते हंस रही थी, लेकिन उसे खुद भी टेंशन थी क्योंकि सर ने उठकर 2 चैप्टर फिजिक्स के दे दिए थे और आजू को अपनी सारी खुशी कोने में नजर आई, जबकि टेस्ट किसी बुरी बला की तरह उसके सर पर सवार। खान बाबा के आने पर वो गाड़ी में बैठी। 2 मिनट बाद ही मरवा की गाड़ी भी आ गई, तो वो दोनों ही एक दूसरे को हाथ हिलाती खुदा हाफिज बोलती घर की तरफ रवाना हुई।